छायापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां अब गिनती के ही लोग रह गए थे। न वहां बिजली थी, न स्कूल और न ही कोई अस्पताल। शहर वहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। इसी वजह से गांव के अधिकतर लोग शहर की ओर चले गए थे। गांव के उत्तरी भाग में मोहन काका का एक पुराना सा घर था। एक शाम, अरे काका, लोग कहते हैं कि काल बैसाखी की रात जब बारिश होती है तो गांव के पीछे जो पुराना बरगद का पेड़ है वहां किसी के रोने की आवाज आती है। क्या ये सच बात है? अरे बेटा, ये एकदम सच बात है। एक बार तो मैंने खुद सामना किया था। अरे काका, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ था? पूरी बात सुनाओ। उस रात की बात है जब पूरे जोर से बारिश हो रही थी। शाम के 7 बज रहे थे। चारों तरफ मूसलधार बारिश हो रही थी। अरविंद की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी को हिल्सा मछली बहुत पसंद थी, इसलिए अरविंद हिल्सा मछली खरीदने के लिए बाजार आया था और लौटते लौटते शाम हो गई। आज शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश रुकने का कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी और मैं कब घर पहुंच पाऊंगा। घर पर मेरी नई पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। इतनी देर तक घर नहीं लौटने की वजह से वो जरूर बहुत चिंतित हो रही होगी। क्या हुआ अरविंद? इतने गंभीर होकर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दादा। अरे, ऐसा कुछ नहीं कह देने से क्या होगा? वो उम्र मैं भी पार कर चुका हूँ। जरूर तुम अपनी नई पत्नी के बारे में सोच रहे हो, इसलिए तूफान और बारिश के दिन बाजार आना ठीक नहीं होता, है ना? बैसाख महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हिल्सा मछली नहीं खाई। अर्पिता को हिल्सा मछली बहुत पसंद है, इसलिए मछली खरीदने आया हूं। लेकिन इस बारिश में फंस गया। शाम होते होते अब रात हो गई। अभी तक घर नहीं लौट पा रहा हूं। इतनी चिंता मत करो, तुम आराम से चाय पियो। देखना, ये बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी। दुकानदार निताई दादा की बात मेरे मन को शांत नहीं कर पाई। मन में तरह तरह की चिंताएं घूम रही थीं। घड़ी की ओर देखा तो रात के 7 बज चुके थे। पता नहीं मैं कितनी देर में घर पहुंच पाऊंगा। काल बैसाखी बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। निताई दादा, बारिश थोड़ी कम हुई है, अब क्या मैं घर जाऊं? अरे, ये क्या बात हुई? अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। घर जाते जाते तुम तो पूरी तरह भीग जाओगे। लेकिन अभी चलना शुरू नहीं करूंगा तो घर पहुंच नहीं पाऊंगा, और इस काल बैसाखी बारिश की रात में कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। मुझे पैदल ही घर लौटना होगा। ठीक है, जाओ फिर, लेकिन सावधानी से जाना। निताई दादा से विदा लेकर मैं घर की ओर चल पड़ा। पूरी सड़क बिल्कुल खाली थी। आसपास जहां तक नजर जाती कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश के पानी से रास्ते कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। ठीक से चलना भी मुश्किल हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। शरीर सिहर रहा था। अंधेरी सुनसान सड़क पर अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे ही डरते डरते मैं काफी दूर आ गया। अब लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ते ही मैं घर पहुंच जाता। तभी अचानक एक भयानक आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। डरते डरते मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं पूरी तरह भीगने लगा। बारिश से बचने के लिए दौड़कर मैं हमारे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शरण लेने लगा। बड़े बड़े बूंदों में मूसलाधार बारिश हो रही थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी और मैं कब घर पहुंच पाऊंगा। अगर मेरे पास छाता होता तो शायद ये परेशानी नहीं होती। बरगद के पेड़ के नीचे मैं काफी देर तक खड़ा रहा। घड़ी देखी तो रात के 10 बजे बज चुके थे, लेकिन ये काल बैसाखी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे सुनसान स्थान पर अकेले खड़े रहना मुझे डरावना लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश के साथ कोई अजीब सी आवाज मेरे कानों में आ रही है। मैंने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की। मैं बहुत हैरान हो गया। क्या अजीब बात है। बचपन से मैं इसी रास्ते से आता जाता हूँ। लगभग रोज ही बाजार जाता हूँ, लेकिन इससे पहले कभी इस झोंपड़ी को नहीं देखा।
आज अचानक ये झोपड़ी यहाँ कहाँ से आ गई? ये कैसे संभव है? यहाँ कौन रहता है और रो कौन रहा है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जागते जागते सपना देख रहा हूं। मैं और भी हैरान तब हुआ जब देखा कि बाहर इतनी बारिश हो रही है लेकिन झोपड़ी बिल्कुल सूखी है। काल बैसाखी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें भी उसे भिगो नहीं पा रही थी। ये तो किसी लड़की के रोने की आवाज लग रही है, लेकिन यहां तो मेरे अलावा कोई नहीं है। तो रो कौन रहा है? लड़की के रोने की करुण आवाज हवा में घुलकर पूरे इलाके को हिला रही थी। मुझे उस पर बहुत दया आ रही थी। जरूर वो किसी मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं झोपड़ी के पास गया, लेकिन क्या अजीब, मैं पूरी तरह भीग चुका था लेकिन झोपड़ी बिल्कुल सूखी थी। जैसे ही मैं दरवाजे के सामने पहुंचा, रोने की आवाज बंद हो गई और अंदर से एक कर्कश आवाज आई। मैं डर से चौंक गया। मुझे देखे बिना उसने मेरी मौजूदगी कैसे महसूस की, ये मैं नहीं जानता। मैं थोड़ा घबरा गया। तभी वो लड़की फिर कर्कश आवाज में बोली, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे? दरवाजा खोलिए, अंदर कौन रो रहा है? क्या समस्या है, मुझे बताइए, मैं मदद करूंगा। तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। उसकी कर्कश आवाज सुनकर मुझ में वहां खड़े रहने की हिम्मत नहीं रही। मैं वापस बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। आज मुझे बहुत डर लग रहा था। शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। उधर बारिश भी नहीं रुक रही थी और मैं घर भी नहीं जा पा रहा था। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे आया, लड़की फिर रोने लगी। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक थी। उसका रोना मेरे दिल को चीर रहा था। मैं और वहां खड़ा नहीं रह सका। मैं फिर झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंचा, आवाज बंद हो गई और पहले से भी ज्यादा कर्कश स्वर में बोली, फिर क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ। इतनी दर्द भरी तरह से क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। कृपया दरवाजा खोल दीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं पूरी तरह भीग चुका हूं। अगर आप मुझे अंदर आने दें तो मेरी बहुत मदद होगी। बारिश रुकते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये कहते ही सफेद साड़ी पहने एक बेहद सुंदर लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे रेशमी बाल देखकर मैं मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। कोई इंसान इतना सुंदर भी हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या हुआ? ऐसे मुंह खोलकर क्यों देख रहे हो? नहीं, मेरा मतलब, अभी तक रो कौन रहा था? मैं, और कौन होगा? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी देर से रो रही थी। मैं हिचकिचाते हुए बोला, आप रो क्यों रही थी? उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। उन्होंने? कौन? किसने आपके पिता को मारा? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? अंदर आना है या मैं दरवाजा बंद कर दूं? चलो अंदर चलते हैं। मैं उसके साथ झोपड़ी के अंदर गया। अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जैसे अभी अभी डाकुओं ने लूटपाट की हो। मैं एक कोने में बैठ गया। मुझे बहुत प्यास लगी थी। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकती हैं? लड़की बिना कुछ कहे पानी ले आई। मैंने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। फिर गिलास लौटाते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या बात? मैंने एक अजीब चीज देखी। शाम से बारिश हो रही है, सारी सड़कें भीग चुकी हैं, लेकिन ये घर बिल्कुल सूखा है। ऐसा क्यों? लड़की बिना जवाब दिए गिलास रखने चली गई। मैंने उसे पुकार कर कहा, एक बात बताइए, आप सफेद साड़ी क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि यही मेरा पहनावा है। उसका जवाब सुनकर मैं और भी हैरान हो गया। मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लगा जैसे मैं किसी मुसीबत में फंसने वाला हूं। थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा, मैं रोज इस रास्ते से आता जाता हूं, लेकिन ये घर पहले कभी नहीं देखा। आप लोग यहां कब से रह रहे हैं? इतने सवाल क्यों कर रहे हो? बार बार परेशान क्यों कर रहे हो?
इतना कहकर लड़की गुस्से में मेरी ओर देखने लगी। मैं डर से कांप उठा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके दांत बाहर निकल आए थे। पूरे शरीर पर यातना के निशान थे। मैं समझ गया वो इंसान नहीं, एक भयानक प्रेतात्मा है। डर से मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। आंखें फटी रह गईं। हाथ पैर कांपने लगे। मैं चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अजीब बात, मुझे बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं मिला। कहाँ भागेगा? तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था और वो डरावनी हंसी हंस रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गला सूख गया था। डर के मारे हालत खराब थी। हिम्मत करके मैं उसके सामने मुड़ा और रोते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। मैं गलती से यहां आ गया, कृपया मुझे छोड़ दो। चुप हो जा। तुम लोगों की वजह से मैं इस तूफानी रात में चैन से रो भी नहीं सकती। एक बार तुम लोगों ने मुझे और मेरे पिता को मार ही डाला, अब मुझे रोने भी नहीं दोगे? तुम इंसानों को कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। ये कहकर वो मेरी ओर बढ़ी जैसे मेरा गला दबाने वाली हो। डर से मेरा शरीर कांप उठा। सिर घूमने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। अरविंद, तुम इस बरगद के नीचे क्यों आए थे और बेहोश क्यों हो गए? क्या हुआ था? मैंने दादा को पिछली रात की पूरी घटना बताई। सब सुनकर दादा बोले, कई साल पहले यहां एक आदमी अपनी सुंदर बेटी के साथ रहता था। एक तूफानी रात डाकू आए। उन्होंने उसके पिता की हत्या कर दी और लड़की को भी मार डाला। तब से कभी कभी बारिश की रातों में वो झोपड़ी दिखाई देती है और लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। जो भी उसे परेशान करता है वो जीवित नहीं लौटता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। दादा की बात सुनकर मेरा शरीर सिहर उठा। मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी बारिश की रात में घर से बाहर कदम नहीं रखा। काका, और एक किस्सा सुनाओ ना। वैसे भी अभी 7 बज रहे हैं। ओह, और एक किस्सा सुनना है तो सुनो। अली घाटी नाम का एक छोटा सा गांव के बीचों बीच जमींदार की एक बहुत बड़ी हवेली थी। गांव में उस हवेली को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती थीं। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों के अंदर छिपकर बैठ जाते थे। और तो और कुत्ते भी उस हवेली की तरफ देखकर भौंकते नहीं थे। एक शाम, बेटा चिंटू, अरे ओ बेटा चिंटू, कहाँ है बेटा? आई माँ जी। अरे बेटा, शाम होने को है, चल जल्दी घर के अंदर चल। भूपेंद्र काका के घर के अंदर। अरे काका, ये कैसा नियम है? शाम होते ही सब अपने अपने घर में छिप जाते हैं। क्या ये करना जरूरी है? हाँ काका, और जो भी इस नियम को तोड़कर बाहर जाता है वो सुबह तक गायब हो जाता है। अरे बच्चों, कुछ नियमों को मानने में ही हमारी भलाई है। तुम लोग नहीं जानते 50 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। काका, क्या हुआ था? काका ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और जांच लिया कि वो ठीक से बंद है या नहीं। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि 50 साल पहले इस हवेली में क्या हुआ था। अर्जुन और शंकर ठाकुर बाड़ी के उस भारी लोहे के गेट के सामने टॉर्च लिए खड़े हैं। उस्ताद, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। सुना है इस ठाकुर बड़ी में रात के 12 बजे के बाद लोगों की कटे हुए सर वाली लाशें घूमती हैं, और हम यहाँ इस हवेली में लकड़ी काटने आए हैं। तू क्या सारी जिंदगी लोगों की बातों और किस्से कहानियों पर ही ध्यान देगा? सेठ ने खबर दी है कि इस हवेली के आनंद महल में एक विशाल शीशम का पेड़ है। वो पेड़ छत फाड़कर आकाश की तरफ निकल गया है। उस पेड़ की लकड़ी की कीमत इतनी है कि तेरी 14 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। चुपचाप चल। अर्जुन बहादुर था, लेकिन इस गेट को पार करते वक्त उसका दिल बैठ गया। गेट के पिलर पर एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा है, जिस पर धुंधला सा लिखा है, प्रवेश निषेध, आदेशानुसार राय बहादुर। लिखावट लाल रंग की है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे खून के धब्बे सूख गए हों।
अर्जुन और शंकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। छत टूट चुकी है और एक विशाल शीशम का पेड़ फर्श को चीर कर ऊपर निकल गया है। पेड़ का तना अजीब तरह से मोटा और काले लाल रंग का है। कमरे के चारों तरफ टूटे हुए झाड़ फानूस और पुराना फर्नीचर बिखरा पड़ा है। उस्ताद देखिए, ये कमरा किसी राजमहल जैसा लग रहा है। उस कोने में देखिए, एक संदूक दिख रहा है ना, टूटा हुआ संदूक। खबरदार शंकर, मैंने तुझे पहले भी कहा था, पुरानी हवेली में लोहे और लकड़ी के अलावा किसी और चीज पे नजर मत डालना। नजर डाली तो मुसीबत आएगी। ये रक्त शीशम का पेड़ है, इसे सावधानी से काटना होगा। कुल्हाड़ी निकाल। दोनों ने पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी की। ठीक तभी कमरे के एक कोने से खट खट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ी के पैरों से चल रहा हो। उस्ताद, सुना आपने? लग रहा है कोई चल रहा है। ये टूटी हुई हवेली है, हवा अंदर आती है तो ऐसी ही आवाजें होती हैं। तू ईश्वर का नाम ले और वार कर। शंकर ने डरते डरते प्रार्थना की और पेड़ पर पहला वार किया। हैरत की बात यह थी कि कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ कांपने लगा और ऊपर से धूल मिट्टी के साथ सूखी हुई हड्डियां उनके सामने गिरने लगीं। उस्ताद, हड्डियां, इंसानी हड्डियां। पेड़ से हड्डियां क्यों गिर रही हैं? ये पेड़ साधारण मिट्टी में नहीं उगा है शंकर। लगता है इस कमरे के नीचे कोई कब्र थी। जड़ें कब्र के अंदर तक चली गई हैं। हिम्मत रख, मन मजबूत कर। अर्जुन शंकर को हिम्मत दे रहा था, लेकिन उसने ध्यान दिया कि जहां कुल्हाड़ी लगी थी वहां से पेड़ का रस नहीं निकल रहा था, बल्कि काले रंग का बदबूदार तरल पदार्थ निकल रहा था। और कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। अर्जुन को कालू फकीर की बात याद आई। राय बहादुर की हवेली में मत जाना अर्जुन, वहां पेड़ कटने की आवाज सुनकर मरे हुए लोग जाग जाते हैं। अचानक जलसा घर के कोने में पड़ा एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप घूमने लगा। क्या क्या की आवाज के साथ एक विकृत धुन बजने लगी। ये किसने मेरी नींद खराब की? चोर! चोर घुसे हैं जलसा घर में, चोर! उस्ताद, ये ग्रामोफोन नहीं है, ये तो शैतान की आवाज है। मैं और नहीं रुक सकता उस्ताद, मैं भाग रहा हूँ। शंकर ने कुल्हाड़ी फेंकी और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, भारी लकड़ी का दरवाजा एकदम से अपने आप बंद हो गया। उस्ताद, दरवाजा नहीं खुल रहा। हम फंस गए हैं। शंकर शांत हो जा, दरवाजा शायद जाम हो गया है। मेरे साथ मिलकर धक्का दे। दोनों मिलकर पूरी ताकत से धक्का देने लगे, पर ठीक उसी वक्त उनके पीछे उस रक्त शीशम पेड़ की जड़ें जिंदा सांपों की तरह हिलने लगीं। मिट्टी खोदकर जड़ें धीरे धीरे उनके पैरों की तरफ बढ़ने लगीं। हे भगवान, शंकर अपने पैरों की तरफ देख। शंकर ने नीचे देखा तो पेड़ की एक मोटी जड़ ने उसके टखने को जकड़ लिया था। उस्ताद, ये मुझे खींच रहा है। पेड़ मुझे खा जाएगा। मुझे बचाइए उस्ताद, बचाइए। कुल्हाड़ी दे शंकर, मेरी तरफ कुल्हाड़ी फेंक। जड़ को काटना होगा। लेकिन शंकर कुल्हाड़ी नहीं पकड़ पा रहा था। ठीक उसी पल कमरे के अंधेरे कोने से एक साया धीरे धीरे निकलकर बाहर आया। साये ने जमींदार के कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक लंबी लाठी थी, लेकिन उसके कंधों पर सर नहीं था। मेरे बगीचे के पेड़ पर जो कुल्हाड़ी मारेगा, उसके खून से ही इस पेड़ की प्यास बुझेगी। बिनसर वाला जमींदार आगे बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में चांदी की थाल थी और दूसरे में लाठी। जड़ें शंकर को पेड़ की तरफ खींचती जा रही थीं। शंकर की चीखने की ताकत भी खत्म होती जा रही थी। हे ईश्वर, कालू फकीर ने कहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत ना हो तो इसे मत खोलना। आज तो लगता है इसे खोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। अर्जुन ने दांतों से एक ताबीज का ढक्कन खोला। अंदर से नीले रंग का एक पाउडर निकला। उसने उसे अपनी हथेली पर लिया और पूरी शक्ति से उन जिंदा जड़ों पर छिड़क दिया। पाउडर जड़ों पर लगते ही ऐसा लगा जैसे उबलते तेल पर पानी गिर गया हो।
चर चर की आवाज के साथ जड़ों ने शंकर को छोड़ दिया और दर्द से तड़पती हुई वापस सिमटने लगी। साथ ही पूरे कमरे में सड़े हुए मांस के जलने की बदबू फैल गई। मेरा बगीचा तुमने इसे अपने खून से अशुद्ध कर दिया। बिन सर वाला जमींदार अपनी लाठी उठाकर अर्जुन की तरफ लपका। अर्जुन ने दिमाग लगाया और फर्श पर पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। शंकर भाग, सीढ़ियों की तरफ चल, इस छत से कूदना होगा। उस्ताद, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मैं हिल नहीं पा रहा। अर्जुन ने शंकर का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दौड़ने लगा, लेकिन जितनी बार वो मुख्य दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करते, उतनी बार दीवारों से ईंटों की कतारें निकलकर रास्ता रोक देती। हवेली एक भूल भुलैया बन गई थी। पीछे से वो बिनसर वाला जमींदार अपने लकड़ी के पैरों की खट खट आवाज के साथ पीछा कर रहा था। नहीं शंकर, रुक, इस तरह नहीं भाग सकते, ये हवेली हमें नहीं छोड़ेगी। कालू फकीर ने कहा था, अगर पेड़ की जान जड़ों में है और शैतान की जान उसकी दी हुई चीजों में, तो इसका मतलब इस शैतान की जान इस पेड़ के अंदर ही है। अर्जुन ने ध्यान दिया कि जब भी जमींदार आगे बढ़ता है, पेड़ के तने से एक थर थराहट सुनाई देती है, बिल्कुल किसी दिल की धड़कन की तरह। अर्जुन समझ गया कि यह शीशम का पेड़ ही सारी मुसीबत की जड़ है। जमींदार की हत्या के बाद शायद उसकी देह इसी पेड़ के नीचे दबाई गई थी और अब ये पेड़ जमींदार की आत्मा का ठिकाना है। शंकर, टॉर्च की रोशनी पेड़ की ऊपरी टहनियों पे मार, उसे भटका। शंकर ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी जमींदार के धड़ पर मारी। उसी बीच अर्जुन दौड़ कर गया और कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ के उस हिस्से पर वार किया जहां से धड़कन की आवाज आ रही थी। कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ से काला तरल नहीं बल्कि ताजा लाल खून निकलने लगा। वार से पेड़ के तने में एक गड्ढा बन गया जिसके अंदर एक इंसानी खोपड़ी फंसी हुई थी। उस्ताद, ये क्या खोपड़ी है? जमींदार का सर। रुक शैतान, आज तेरा अभिशाप खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से उस खोपड़ी पर कुल्हाड़ी मारी। खोपड़ी चूर चूर हो गई। साथ ही पूरी हवेली भूकंप की तरह कांपने लगी। वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। बंद दरवाजा एक धमाके के साथ खुल गया। बाहर की चांदनी कमरे में आने लगी। अर्जुन और शंकर किसी तरह लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो विशाल शीशम का पेड़ एक पल में सूख कर लकड़ी हो गया था और उसकी पत्तियां और राख बनकर झड़ गई थीं।